अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। ये एक और ट्यूटोरियल है जावा प्रोग्रामिंग में और इसमें मैं सिखाने वाला हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो जिस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट्स जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, इस तरीके से ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स मिलते रहेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट का ताल्लुक ही वहाँ पे होता है जहाँ पे आपको डिसीजंस लेने होते हैं या आपको फैसले करने होते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो ऐसी बहुत सारी जगहें आती हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट डिसीजंस लेने होते हैं प्रोग्राम के फ्लो के हवाले से। तो उसके लिए हम लोग चंद स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करते हैं या पिलर्स इस्तेमाल करते हैं। उनके हवाले से मैं इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करूँगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके जी, तो मैं नेटबीन्स पे मौजूद हूँ और मैं एक प्रोजेक्ट बना चुका हूँ इस नाम से कंडीशन एंड लूप्स। इसके अंदर मेरे पास दो पैकेजेस हैं। एक लूप्स का मैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा किस तरह से लूप्स काम करते हैं, तो उसका अलग पैकेज मैंने बनाया हुआ है और डिफ़ॉल्ट पैकेज मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कंडीशनल स्टेटमेंट को। तो उसके अंदर मेरे पास एक क्लास है, मैंने एक क्लास बनाई हुई है कंडीशन क्लास, और इसके अंदर मेन का मेरे पास यहाँ पे एक मेन फंक्शन यहीं पे है। तो आपको प्ले बटन यहाँ पे नज़र आ रहा है क्योंकि मेन फंक्शन यहाँ पे है। अच्छा, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो जावा में होते हैं वो सारे आपको तकरीबन हर लैंग्वेज में ही मिल मिल जाएंगे। अगर आपको अ, वही आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो मैं पहले बता दूं कौन कौन से हैं हमारे पास। इफ, एल्स, देन आपके पास एल्स इफ, देन आपके पास नेस्टेड इफ भी होगा। इफ मतलब वो नेस्टेड इफ करके दिखाऊंगा मैं, इफ के अंदर इफ जो आपके पास होता है। और लास्टली आपके पास स्विच केस भी होता है। तो ये सारे आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं जो कि मैं जल्दी जल्दी मैं इन पे आगे बढ़ूंगा कॉन्सेप्ट समझाता हुआ और एक एक प्रोग्राम करता हुआ ताकि आराम से समझ में आ जाए। आई वुड हाईली रेकमेंड कि अगर आपने सी लैंग्वेज या कोई और बेसिक लैंग्वेज आप लोगों ने बेस बिल्डिंग लैंग्वेज हमारे पास होती हैं वो नहीं की हुई, तो मेरे ही चैनल पे आप इस पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे पूरे दो अलग अलग वीडियोस बनी हुई हैं, तो उसको गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट्स में वह कोई मसला ना हो। इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स में वैसे इसमें भी हो ही जाएगा तकरीबन मुकम्मल। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इफ़ का स्टेटमेंट। तो अगर आपको कभी भी इफ़ का स्टेटमेंट चलाना है, इफ़ का मतलब होता है एग्जैक्टली कि अगर वाला केस होता है कि भाई अगर या फिर मगर। तो मैं इसी पे काम कर लेता हूँ कि अगर मुझे कोई एग्जांपल देनी हो और सिर्फ एक कंडीशन देनी हो कि या तो ये वाला काम हो या फिर वो दूसरा वाला काम हो, तो आप एक आसान सी एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं एज के वेरिएबल की। तो यहाँ पे आपने एज का वेरिएबल दे दिया। तो मैं ये डिटरमिन करना चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट है वो मेरे पास यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो पाकिस्तान में अगर आपके पास आपकी मैं यहाँ पे ले देता हूँ स्टडी एज, अगर उसकी जितने सालों पढ़ चुका है, अगर 16 ईयर एजुकेशन, सॉरी 12 ईयर एजुकेशन उसके पास है, देन ही कैन अप्लाई फॉर अ बैचलर्स डिग्री। तो मैंने वही काम किया। एक मैं यहाँ पे स्कैनर भी इंपोर्ट करा रहा हूँ, एक मैंने यहाँ पे स्कैनर इंपोर्ट कराया। सही, और सिंपली आई वुड जस्ट आस्क के व्हाट इज योर entire स्टडीज, entire स्टडीज, या फिर ये लिख सकते हैं हाउ मैनी ईयर्स टिल येट हैव यू स्टडीड। ये सही है, हैव यू स्टडीड, ये ज़्यादा बेहतर है। यही है सिंपल। तो मेरा एज स्टडी एज का वेरिएबल है, उसे मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। स्टडी एज इज इक्वल टू, अब मैं पार्सिंग ऑलरेडी सिखा चुका हूँ पिछले लेक्चर में, या जहाँ मैंने यूज़र इनपुट कराया था, तो उससे देख लीजिएगा। डॉट नेक्स्ट लाइन एक मैंने यहाँ पे बना लिया, नेक्स्ट लाइन का मैंने फंक्शन इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे। हम्म, यहाँ पे एंड दैट्स इट, ये मेरे पास हो गया यहाँ पे। सही। तो अब मैंने यहाँ पे कंडीशन ही लगाई कि अगर मेरे पास स्टडी एज मेरे पास वो निकल जाती है ग्रेटर देन या ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, या फिर ग्रेटर देन 12, सभी वो अप्लाई कर सकता है। अगर लेस देन 12 होगा तो वो नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ प्रिंट आउट कर दूंगा सिंपली, यू आर नाउ एलिजिबल टू गेट एडमिटेड फॉर अ बैचलर्स फॉर अ बैचलर्स डिग्री। क्या वो एलिजिबल है? सिंपल, छोटा सा काम। तो देर इज़ ओनली वन स्टेटमेंट, तो मुझे यहाँ पे पैरामीटर से कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से मैं एल्स बना दूंगा और मैं एल्स में
यू आर नॉट एलिजिबल कर दूंगा, सिंपल। तो ये अगर मगर वाला केस हो गया कि अगर मेरे पास एक चीज़ परफेक्ट बैठ रही है तो ओके, अगर नहीं है तो फिर कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल। तो सिंपल सा कोड, नॉट वेरी, कोई इतना मुश्किल सा कोड नहीं है। तो लेट्स जस्ट रन दिस एंड चेक क्या आउटपुट आ रहा है। तो ये रन हुआ। वो मुझसे इनपुट मांग रहा है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ भाई कि लेट्स से उसने 13 ईयर्स तक ऑलरेडी, या 12 ईयर्स तक, 13 तक ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो यू आर नाउ एलिजिबल टू गेट एडमिटेड फॉर अ बैचलर डिग्री। वैसे 12 ईयर्स पढ़ने होते हैं, तो यहाँ तक भी सही है। आप इसको और बेहतर करना है तो ये कर सकते हैं कि एग्जैक्टली इक्वल टू 12 हो जाए, तब भी सही है। अगर आपके वन नहीं नहीं, फिर वो मसला हो जाएगा कि अगर आप 13 डालेंगे तब भी वो इफ चला देगा, ये ओ सॉरी एल्स चला देगा। तो ये सही नहीं है, ये ज़्यादा बेहतर है। तो ये तो इफ एल्स वाला केस हो गया कि अगर वो 12 से उसके ज़्यादा पढ़ चुका है साल वो, तब वो बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। तो उससे कोई मसले की बात नहीं है, समझना HSC का सर्टिफिकेट उसके पास ऑल एटलीस्ट होगा। ये हो गया इफ एल्स। अब अगर इसी को मैंने क्या करना है, मल्टीपल चॉइसेस से मैंने डालना है कि भाई अब मल्टीपल चॉइसेस आप सिलेक्ट करें तो वो किस तरह करेंगे। तो उसके लिए हम एक और प्रोग्राम बना लेते हैं। लेट्स से मेरे पास एक स्टूडेंट है मेरे पास यहाँ पे। तो हम लोग डिग्रीज पे ही काम करें, डिग्रीज पे ही काम कर लेते हैं। लेट्स से मैंने इंटरेस्ट पूछ लिया कि भाई व्हाट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। पता है भाई व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट फॉर अ बैचलर डिग्री, चीज़ें बैचलर्स आप करना चाह रहे हैं, मतलब आपका इंटरेस्ट क्या है बेसिकली। मैं प्रोग्राम बता दूंगा आपको कि आपको कौन सा प्रोग्राम आपको जाना चाहिए। तो मैं से पूछ लिया भाई व्हाट इज़ योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ डिग्री, कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है डिग्री हासिल करने के लिए। तो यहाँ पे हम उससे उसका इंटरेस्ट पूछ लेंगे। ऑफ कोर्स वो स्ट्रिंग में आएगा क्योंकि इंटरेस्ट वो स्ट्रिंग में ही लिखेगा, लाजमी सी बात है। तो यहाँ मैंने ये कर लिया, दैट्स इट। अब यहाँ पे केस चेंज हो जाएगा, मैं उससे पूछूंगा अब क्या होगा यहाँ पे, इंटरेस्ट। सही है। अब यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो आपने प्रॉम्प्ट कराया हुआ है यहाँ पे आप उसे ऑप्शंस दे देंगे, 1 पे ये ऑप्शन है, 2 पे ये ऑप्शन है। तो इस तरह से वो सिलेक्ट कर लेगा। जैसे कि मैं दे भी देता हूँ यहाँ पे ऑप्शंस। यहाँ मैंने ऑप्शंस देना शुरू कर दिए कि उसके बाद ऑप्शंस क्या है भाई, 1 पे अगर उसका कंप्यूटर्स का इंटरेस्ट है, उसका कंप्यूटर का इंटरेस्ट है तो, या फिर मैं 3-4 ऑप्शन दे देता हूँ बस यहाँ पे, ज़्यादा मैं ऑप्शंस नहीं दे रहा। 2 पे मैं डाल देता हूँ कि उसका अगर आर्ट्स में इंटरेस्ट है, या फिर उसका अगर बिजनेस में इंटरेस्ट है, ये ज़्यादा बेहतर है, बिजनेस में इंटरेस्ट है, या फिर उसका मीडिया में इंटरेस्ट है। 3 इंटरेस्ट मैं यहाँ पे दे देता हूँ भाई, उसका अगर 3 इंटरेस्ट है यहाँ पे, सही है। तो अच्छा मुझे एक चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, मैंने 1 2 3 लिख दिया वहाँ पे, तो वो 1 2 3 या लिखेगा चॉइस में अपनी। तो मुझे यहाँ पे अब ये चीज़ चेंज करनी होगी, क्योंकि मैं पहले उससे सिर्फ इंटरेस्ट पूछ रहा था, लेकिन अब मैंने चॉइस पे लिमिट कर दिया है कि आपकी क्या चॉइस है, बता दें आप। 1 पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये है। तो मैंने बोला अगर वो इंटरेस्ट 1 सेलेक्ट करता है तो क्या हो, एल सिर्फ अगर वो इंटरेस्ट मेरे पास सेलेक्ट करता है 2 तो क्या हो, या फिर एल सिर्फ अगर वो सिलेक्ट करता है इंटरेस्ट 3 तो क्या हो, या फिर एल्स कोई और इंटरेस्ट सेलेक्ट करता है, आखिर में इंटरेस्ट अगर तीनों में से कोई भी सेलेक्ट ना करे तो क्या हो। तो मैंने यहाँ पे उसे मल्टीपल चॉइस दे दी कि या तो भाई 1 पे, 2 पे, 3 पे, जिससे भी चाहो। तो मैं उसे बोल दूंगा भाई अगर वो कंप्यूटर्स में इसका इंटरेस्ट है तो मैं लिख दूंगा भाई यहाँ पे यू कैन ऑप्ट फॉर अ CS कंप्यूटर साइंस डिग्री, और अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिग्री, और अ SE, या फिर और अ डेटा साइंस डिग्री। तो ये मैंने 3 बता दी भाई, आप ये ऑप्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे उसका इंटरेस्ट हो इसमें बिजनेस साइड पे, तो मैं दूंगा यू कैन ऑप्ट फॉर अ BBA डिग्री और फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर ले, ऐसे ही कुछ। जो भी वो चाहे, अगर उसका इंटरेस्ट हो इस साइड, बिजनेस साइड पे आना चाहे तो ये है। एल सिर्फ इंटरेस्ट 3 अगर उसका मीडिया में इंटरेस्ट है तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे भाई यू कैन ऑप्ट फॉर अ मीडिया साइंसेस, मीडिया साइंस डिग्री, और क्या बोल सकते हैं इसमें, इंटरनेशनल रिलेशंस आई थिंक, और IR डिग्री। और भी बहुत सारी हो सकती है मैंने बस चॉइस लिखी है। एल्स अगर उसमें इसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तो मैं लिख दूंगा भाई सॉर्ट योर इंटरेस्ट आउट फर्स्ट, इंटरेस्ट आउट, सिंपल जो भी आप लिखना चाहें। सही है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ये मेंशन कर दिया, इफ देन एल्स, इफ देन एल्स, इफ ये, देन वरना एल्स पे ये।
सो सिंपल सा केस के अंदर आप जब स्विच बनाते हैं यहाँ पे, उसके बाद आप यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं वाला वेरिएबल जिस पे आपका स्विच केस बेस करेगा पूरा। तो मैंने बोला वो वाला वेरिएबल है इंटरेस्ट, होंगे वही चॉइस है यूजर की। यहाँ मैंने अपना स्विच ओपन कर लिया और यहाँ पे क्लोज कर लिया। अब इसके अंदर आपके पास एल्स इफ की तरह ये नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे होते हैं हमारे पास केसेस। जैसे कि मैंने बोला भाई जब वो केस 1 सेलेक्ट करेगा, मतलब 1 प्रेस करेगा, तो क्या हो मेरे पास प्रिंट आउट कुछ ये हुआ हुआ है। तो यहाँ पे केस 1 किया मैंने इस तरीके से। अगर वो केस 2 सेलेक्ट करेगा, मतलब 2 प्रेस करेगा, तो ये प्रिंट हो के आया उसके पास। या फिर वो केस 3 सेलेक्ट करेगा या 3 प्रेस करेगा, तो उसके पास ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ये मैं इसका पूरा सिंटेक्स यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ, ये आपके पास आ गया। सही है? अच्छा, ये मैंने यहाँ बना दिया केस 1, केस 2 एंड केस 3। अब यहाँ पे एल्स नहीं, एल्स मतलब क्या था मेरे पास यहाँ पे कि अगर वो इनमें से कोई भी चीज मतलब नहीं सिलेक्ट करे, एल्स में से कोई भी वो चॉइस ना करे। यहाँ पे होता है यहाँ पर डिफॉल्ट कि अगर वो अबव प्रोवाइडेड केसेस में से कोई भी केस सिलेक्ट ना करे तो क्या चल जाए, डिफॉल्ट चल जाए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बस एक मसला होगा, वो क्या कि जिस तरीके से आप एल्सिफ कर रहे थे तो आपको पता था कि एल्सिफ की बॉडी के अंदर आपके पास कितने स्टेटमेंट्स आने हैं, आपको पता था। लेकिन यहाँ पे मैंने ये नहीं बताया हुआ केस 1 की बॉडी में कितने सेट, मतलब केस 1 शुरू कहाँ से हो रहा है ये तो मुझे पता है, लेकिन खत्म कहाँ हो रहा है मुझे ये नहीं पता। जहाँ पे आपको अपना केस फिनिश करना होता है उसके बाद आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं ब्रेक। इससे होगा क्या, केस 1 सेलेक्ट किया, ये प्रिंट हुआ केस की बॉडी का काम, और फिर प्रोग्राम ब्रेक हो गया, प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो गया। इस तरीके से क्या होगा केस 2 के लिए, इस तरीके से केस 3 के लिए। और डिफॉल्ट पे लगाना है लगाए, नहीं लगाना ना लगाए, मर्जी है आपकी, क्योंकि डिफॉल्ट के बाद मैंने कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। कुछ लिखा हुआ होता तो वो चल जाता, लेकिन मेरा डिफॉल्ट आखिरी स्टेटमेंट है, तो लगाए ना लगाए आपकी मर्जी है। ये आपके पास स्विच केस हो गया। एग्जैक्टली वैसे काम कर रहे हैं जैसे एलसिफ काम कर रहा है। बस यहाँ पे हम स्विच केस अक्सर इस्तेमाल करते हैं फॉर मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स, जहाँ पे आपको यूजर को मेन्यू दिखाना होता है। ऐसे मैंने एक मेन्यू सा बनाया हुआ है, ये आपको कोई मेन्यू दिखाना होता है, आप स्विच केस इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी वर्किंग देख लें किससे चलती है। सिंटैक्स इसका ये रहा, बहुत आसान सा सिंटैक्स है इसका। तो लेट्स चेक दिस आउट कि किस तरह चल रहा है ये। अगेन बस स्विच केस में एक चीज चेक करनी होती है कि जो वेरिएबल है वही आपके केस का डेटा टाइप होगा यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आपने वेरिएबल इंटीजर का दिया है और यहाँ पे आप कैरेक्टर लिखना शुरू कर दें, ये नहीं हो सकता। सही है? तो ये आ गया मेरे पास। मैंने बोला भाई मुझे केस 2 बताओ अब बिजनेस का, तो मेरे पास बिजनेस का आ रहा है, यू कैन ऑप्ट फॉर अ बीबीए और एफए डिग्री, जो कि मेरे पास केस नंबर 2 का काम है। ये आपके पास हो गया स्विच केस, इट्स वेरी इजी। आपके पास कंडीशन स्टेटमेंट है, तो अगर आप चाहें तो एल्सिफ या आप चाहें तो स्विच केस, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अब लास्ट रह गया मेरे पास विच इज माय नेस्टेड इफ। अब नेस्टेड इफ के अंदर मैं आपको चंद चीजें समझा दूं। नेस्टेड इफ हमारे पास होता क्या है। नेस्टेड इफ हमारे पास होता है नेस्टेड इफ हमारे पास होता है जिसके अंदर आपके पास एक आउटर कंडीशन होती है और एक आपके पास एक इनर कंडीशन होती है। आउटर कंडीशन, इनर कंडीशन, या फिर हम बोल सकते हैं पेरेंट और चाइल्ड। ये पेरेंट, ये चाइल्ड। अब होगा क्या आप लोगों के पास, जिस तरीके से चाइल्ड आपके पास हमेशा डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट पे, इस तरीके से इनर कंडीशन हमेशा डिपेंडेंट होगी आउटर कंडीशन पे। अगर आउटर कंडीशन ट्रू है तो इनर कंडीशन भी चलेगी, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन अगर आउटर कंडीशन फॉल्स हो गई तो इनर बेशक ट्रू है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आउटर फॉल्स है, वो नीचे आपका प्रोग्राम मजीद आएगा ही नहीं, वो ऊपर ही रुक जाएगा, बोलेगा भाई जब पेरेंट ही फॉल्स है तो मैं देख ही नहीं रहा कि चाइल्ड ट्रू है या फॉल्स है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब पेरेंट ट्रू हो जाएगा तो बिल्कुल यहाँ चेक होगा कि चाइल्ड आपके पास ट्रू है या फॉल्स है। इस तरीके से अगर चाइल्ड का भी चाइल्ड है, एक और इनर कंडीशन है मेरे पास यहाँ पे, तो क्या होगा, अब ये डिपेंडेंट हो गया इस पे कि अब इसका क्या कंडीशन है। तो अगर ऊपर वाला ट्रू है और ये वाला फॉल्स हो गया तो ऊपर वाला काम तो चलेगा, लेकिन नीचे वाले से आगे नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रोग्राम अपनी टर्मिनेशन रोक देगा, बोल देगा बस ये फॉल्स हो गया, आगे मुझे चेक करना ही नहीं है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ये आपके पास कहलाता है नेस्टेड इफ या फिर इफ विद इन इफ। तो इसके लिए एक आसान सा प्रोग्राम है, बहुत आसान सा प्रोग्राम है। यहाँ पे एक बूलियन वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता हूँ, बस 4 बूलियन वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, एसएससी और बूलियन एचएससी और बूलियन यूनिवर्सिटी। अब मैंने यहाँ पे इस वाले बूलियन को दे दिया ट्रू, ट्रू वैल्यू दे दी। इस वाले बूलियन को मैंने ट्रू, अगर आपको बूलियन याद होगा विच हैज ओनली ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज, तो मैं करने ये जा रहा हूँ कि अगर उसका एसएससी ट्रू मतलब एसएससी पास है, एचएससी ट्रू मतलब एचएससी पास है, तो वो यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी ट्रू में यूनिवर्सिटी भी उसने पास कर ली तो उसको अब डिग्री मिल सकती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा था सबसे पहले कि भाई इफ एसएससी डबल इक्वल्स टू ट्रू, या अगर एसएससी में ट्रू वैल्यू है तो क्या हो, उसके बाद इफ एचएससी डबल इक्वल्स टू ट्रू, तो फिर मेरे पास क्या वैल्यू हो। और इफ मेरे पास, आप देख सकते हैं मैं इफ के अंदर इफ बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ इसकी बॉडी यहाँ खत्म हो रही है पहले वाले की, इसकी बॉडी यहाँ खत्म हो रही है, तो मैं इफ के अंदर इफ बनाता जा रहा हूँ। इफ यूनी डबल इक्वल्स टू ट्रू,
मतलब अगर तीनों चीजें, उसने मैट्रिक पास किया हुआ है, उसने इंटर पास किया हुआ है, उसने यूनिवर्सिटी भी पास की हुई है, तब क्या हो, तब उसको यहाँ पे आके डिग्री मिल जाए। ओके, यू हैव अर्न योर डिग्री, सही है? तो उसको ये डिस्प्ले होना चाहिए। तो अभी मेरे पास तीनों चीजें ट्रू है, तो लेट्स चेक मेरे पास अभी आउटपुट क्या आ रहा है। अभी तीनों चीजें ट्रू है मेरे पास, कोई कोई चीज रॉन्ग नहीं है, ऊपर भी ट्रू है और यहाँ मैंने चेक किया हुआ है कि ट्रू है या नहीं। तो लेट्स चेक दिस आउट, क्या चल रहा है। सही है जी, यू कैन सी दिस हियर कि मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ रहा है यू हैव अर्न योर डिग्री, मतलब बिल्कुल सही चल रहा है नेचुरल इफ। लेकिन अगर मैं किसी पॉइंट पे इसे फर्ज करें मैं फॉल्स कर दूं, तो होगा क्या, ये ट्रू है लेकिन इसके अंदर मैंने कुछ लिखा हुआ नहीं है। अगर आपने देखना है तो लिख सकते हैं यू हैव पास्ट मैट्रिक। तो यू हैव पास मैट्रिक डिस्प्ले होगा, वो बिल्कुल होगा, वो मुझसे मसले की बात नहीं है। मैट्रिक में वो पास है, वो इंटर में फेल है। और लाजमी सी बात है, जब इंटर में फेल है तो यूनिवर्सिटी चेक होगी ही नहीं, उसने किस चीज़ नहीं पढ़ी वो चेक होगा ही नहीं आपका मामला। तो आपको सिर्फ ये डिस्प्ले होता हुआ नजर आएगा, ये डिस्प्ले नहीं होगा। तो इसे भी चेक कर लेते हैं। सो इट्स डिस्प्लेइंग, ये देखें यू हैव पास मैट्रिक, और मेरे पास वो लिखा हुआ नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन फॉल्स हो चुकी है। और अगर मैं पहले वाले को ही फॉल्स कर दूं, तो बेशक दोनों ट्रू हो या ना हो उससे फर्क ही नहीं पड़ता। जब मैट्रिक ही फेल है तो बंदा आगे कैसे बढ़ सकता भाई, जब मैट्रिक ही फेल है तो फर्क ही नहीं पड़ता कोई। तो यहाँ पे देख ले, मैंने पहले वाले को ही फॉल्स कर दिया, तो यहाँ पे आपको आउटपुट देयर विल बी नथिंग ऑन दी आउटपुट, देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं आ रहा डिस्प्ले होता हुआ। क्यों, क्योंकि पहली कंडीशन ही फॉल्स है। तो ये मेरे पास होता है नेस्टेड इफ, और हम लोग इसे यूज करते हैं इसे। तो आई हैव कवर्ड ऑल द कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावा, किस तरीके से हम लोग उनका इस्तेमाल करते हैं। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू कैन यूज एनी वन एज पर योर विश और एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो होपफुली आपको समझ में आ गया ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के थैंक यू सो मच, and please subscribe to the channel and like this video and press the bell icon for notifications. Thank you.